Hi guys, welcome back to our channel Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM series 5D Pass for Sure videos. जो न्यूली लॉन्च्ड सीरीज है उसकी हम वीडियोस बना रहे हैं, उसकी पास फॉर श्योर वीडियोस बना रहे हैं जो कि यूज किया जा रहा है SIF और म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो एक ही एग्जाम में हम दोनों सर्टिफिकेशन हमें मिल जाएंगे. हम अब तक की वीडियोस में 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं. चैप्टर 1 इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, सेकंड इज कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ये सारे के सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं. आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. जब हम ये बात करते हैं इन्वेस्टर शुड रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, तो ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, एक इन्वेस्टर को लिए ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टर को कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इनको क्यों पढ़ना चाहिए. आज का ये सारा का सारा चैप्टर इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड है. तो कौन से हैं ये डॉक्यूमेंट्स? So basically there are 3 kind of documents. So first document is SID, Scheme Information Document. Second is SAI, Statement of Additional Information. And the third is KIM, Key Information Memorandum. एक इन्वेस्टर के लिए ये तीनों ही डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर फाइनल डिसीजन ले सकता है कि उसको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है. कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई ना कोई अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और अगर स्कीम का ऑब्जेक्टिव भी उस इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव से मैच हो रहा है तो वो उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है. लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है या स्कीम की जो इन्फॉर्मेशन है वो उससे उसके गोल प्लानिंग से कैसे मैच कर रही है. सो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि मैंने आपको बताया देयर आर 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. तो फर्स्ट इज SAI की बात करते हैं. व्हाट इज SAI? देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक तरीका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बन जाता है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो ये माना जाता है कि आपको स्कीम्स के रिस्क फैक्टर पता है, आपको म्यूचुअल फंड का पता है, आपको ये पता है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, पोर्टफोलियोज क्या है. एक बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आई थी या मुझे इन्वेस्टमेंट ये में नहीं करना था, या मार्केट की वोलेटिलिटी के लिए अगर आपका पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं कि डाउन हो गया है तो फिर उस केस में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी या मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया नहीं गया था. एक AMC या म्यूचुअल फंड कंपनी ये मान के चलती है कि आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपने पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं. So therefore, an investor cannot claim that he did not read all these documents. जब मैं SID की बात करता हूँ, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पे, तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है SID, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्कीम के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा का सारा SID में मिलता है. स्कीम में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, एक कौन सी स्कीम है, इक्विटी स्कीम है, डेट स्कीम है या हाइब्रिड स्कीम है, उसके पोर्टफोलियोज क्या हैं, उसका रिटर्न क्या है, स्कीम के अंदर लिए जाने वाले एसेट एलोकेशन क्या है, स्कीम का रिस्क कितना है, जो भी स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, और स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम की स्ट्रेटजी क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें SID में आती है. स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड. SAI में सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं, जैसे ट्रस्टी कौन है, कस्टोडियन कौन है, AMC कौन है, ट्रस्टी डीड के बारे में आप जान सकते हैं, AMCs के ऑफिस के बारे में आप जान सकते हैं, इवन रजिस्ट्रार के ऑफिस कहाँ हैं, और जो डायरेक्टर हैं, स्पॉन्सर हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है. जो एनीथिंग नॉट रिलेटेड टू स्कीम्स वो SAI में आएंगे. बोथ डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी एंड सबमिटेड टू सेबी. बोथ डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी एंड सबमिटेड टू सेबी. जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सेबी ने एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बताया है, उसी फॉर्मेट में ये दोनों चीज़ें एक AMC को ड्राफ्ट करनी है और सेबी को सबमिट करनी है. सेबी डिसएग्री या एग्री नहीं होता है, सेबी सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस देता है कि क्या चीज़ें कुछ आपको ऐड करना है या कुछ सब्ट्रैक्ट करना है. इसीलिए बोला जाता है दीज डॉक्यूमेंट्स आर वेटेड बाय सेबी बट नॉट अप्रूव्ड बाय सेबी. वैसे तो SID एंड SAI एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्स हैं, बट अगर टेक्निकली मैं बात करूं तो SAI इज अ पार्ट ऑफ SID. देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर नॉट सोफिस्टिकेटेड नॉलेजेबल पर्सन ऑफ फाइनेंस, इन चीज़ों की ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है. सो इसीलिए सेबी ने बहुत क्लियरली बोला है जो भी आप इंफॉर्मेशन SID में डालेंगे या SAI में डालेंगे या किम में डालेंगे वो बहुत ही सिंपल टर्म्स में होनी चाहिए, एक लेमैन को समझ आना चाहिए. कोई टेक्निकल वर्ड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उन टेक्निकल वर्ड्स की डेफिनेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दी,
दी जाए ताकि किसी को भी पढ़ने में बहुत आसानी हो और वो आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए। ये सारे डॉक्यूमेंट सेबी की वेबसाइट पे, एमफी की वेबसाइट पे और एक इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। देखो, कोई भी इन्वेस्टर है, चाहे वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यही दोनों डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जहां हमें SID ये बताता है कि स्कीम क्या है, कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कैसी है, कितना रिटर्न है। वहाँ हमें SAI के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो वहाँ मिलती है। सो कोई भी इन्वेस्टर है, चाहे वो एग्जिस्टिंग है या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सिंस द इन्वेस्टर इज रिक्वायर्ड टू मेक एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दीज डॉक्यूमेंट्स सर्व द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कंटेंट्स की, कंटेंट्स ऑफ स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ सकता है, कौन सा वो फॉर्मेट है जो सेबी ने बताया है, उसी फॉर्मेट में सारी की सारी चीज़ें एक इन्वेस्टर को दिखाई जाएंगी। आइए देखते हैं वो फॉर्मेट क्या है। द स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इज स्ट्रक्चर्ड इन द फॉलोइंग मैनर: टेबल ऑफ कंटेंट्स, हाइलाइट्स, इंट्रोडक्शन, रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर कौन से हैं, स्कीम स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर कौन से हैं, अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो फिर एज एन इक्विटी के स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर सारे आ जाएंगे। जो स्कीम जिसमें इन्वेस्ट कर रही है वो स्कीम स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स आ जाएंगे। प्रोविजंस रिगार्डिंग द मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन द स्कीम, की मिनिमम कितने इन्वेस्टर्स स्कीम में होने चाहिए। एनी अदर कंसिडरेशन, डेफिनेशंस, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जो इशू करती है AMC, वो भी आ जाएगा। एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कीम, नेम एंड टाइप ऑफ द स्कीम, इन्वेस्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, असेट एलोकेशन पैटर्न, वेयर द स्कीम विल इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, fundamental attributes, benchmark, managers of the scheme, investment restrictions and performance track record of the scheme. Again, units and offered, fees and expenses, rights of unit holders, journal unit information, penalties, litigations, etc. ये सारी की सारी चीज़ें आपकी SID का पार्ट है, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का। अब बात करते हैं कुछ और कंटेंट्स की जो SID में आ सकते हैं। सबसे पहला है रिस्कोमीटर, प्रिंसिपल एट मॉडरेट रिस्क, प्रिंसिपल इज एट हाई रिस्क और प्रिंसिपल इज एट लो रिस्क। रिस्कोमीटर हमें यही बताता है। सेबी ने रिस्कोमीटर बोला है कि सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी SID है उसमें ये रिस्कोमीटर ज़रूर आएगा। एक इन्वेस्टर एक रिस्कोमीटर देख के ये बता सकता है या उसको ये पता चल सकता है कि उसका इन्वेस्टमेंट जो प्रिंसिपल है वो कितने रिस्क पे है, वो मॉडरेट रिस्क पे है, वो लो रिस्क पे है या वो हाई रिस्क पे है। जनरली हाई रिस्क में इक्विटी कैटेगरी आ जाती है। इक्विटी कैटेगरी में भी इंडेक्स फंड्स जो हैं उनको हाई रिस्क पे रखा गया है, स्मॉल कैप्स को हाई रिस्क पे रखा गया है। मॉडरेट रिस्क पे हाइब्रिड फंड्स आ जाते हैं और लो रिस्क पे डेट स्कीम्स आ जाती हैं। सो ये रिस्कोमीटर इज द मेन कंटेंट ऑफ SID। रिस्कोमीटर को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लो रिस्क, लो टू मॉडरेट रिस्क, मॉडरेटली हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिस्क। सेकंड कंटेंट इज टाइप ऑफ स्कीम। स्कीम का टाइप क्या है, स्कीम एक ओपन एंडेड स्कीम है या क्लोज एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड बहुत अच्छे से चैप्टर 2 में समझाया गया है, चैप्टर 2 में, कि ये क्लोज एंडेड फंड्स कौन से होते हैं और ओपन एंडेड फंड्स कौन से होते हैं। सो SID में ये कंटेंट बहुत क्लियरली आना चाहिए कि फंड किस तरीके का है, एक फंड ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ओपन एंडेड स्कीम्स में आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स में ऐसा नहीं है, 15 दिन के लिए ही NF ओपन होता है, उसी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है और फिर जो ड्यूरेशन है फंड की उसके बाद आपका ऑटो रिडेम्पशन होता है इसमें। सिंस these funds has to be listed on the stock exchange, so you can transact in the stock exchange if you find a buyer or a seller, but it is very difficult to get a buyer and a seller in the exchange. Asset allocation, very important content. स्कीम का asset allocation क्या है, कौन कौन से एसेट्स में स्कीम इन्वेस्ट करने वाली है, स्कीम इक्विटी में कितना इन्वेस्ट कर रही है, डेट में कितना इन्वेस्ट कर रही है, और हाइब्रिड है तो दोनों में कितना इन्वेस्ट कर रही है। सो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी स्कीम कहीं भी इन्वेस्ट कर रही है किसी भी एसेट क्लास में, ये इन्फॉर्मेशन भी उसमें अवेलेबल होगी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। दिस सेक्शन इन्फॉर्म्स इन्वेस्टर्स अबाउट द फिलोसफी अडॉप्टेड टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटीज टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो, रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो एंड अप्रोच टू सेलिंग द इन्वेस्टमेंट्स। फंड मैनेजर ने कौन से तरीके चूज किए हैं या कौन से सिक्योरिटीज को चूज किया है या कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें वो ज़्यादा बुलिश है, उन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को इसमें रखा जाता है।
इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का एक ही मतलब है कि उसने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई है आपका रिस्क कम करने के लिए और रिटर्न बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज हाउ डू यू बाय यूनिट्स फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड स्कीम। आप कैसे यूनिट्स बाय कर सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए। अगर एक वो ओपन एंडेड है तो कैसे बाय कर सकते हैं, क्लोज एंडेड है तो कैसे बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ओपन एंडेड स्कीम है तो आप कभी भी बाइंग कर सकते हैं, कभी भी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर एक क्लोज एंडेड स्कीम है तो सिर्फ जो 15 डेज़ के लिए जो NFO ओपन है उसी दौरान आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छे से मेंशन होता है SID में। जिस भी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करनी है क्लोज एंडेड स्कीम में या ओपन एंडेड स्कीम में, वो एक SID का मेन पेज, फर्स्ट पेज पे ही ये मेंशन होता है। वही देख के वो बता सकता है कि वो कैसे, किस तरीके से अपनी यूनिट्स चाहता है, कौन से फंड में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए। देखिए, बहुत सारे आज ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोरोना वायरस जब आया था उससे पहले 80% ऑफ द ट्रांजेक्शन्स वर ऑफलाइन, बट अभी बिल्कुल उल्टा हो गया है। इवन 90% ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर ऑनलाइन। आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड स्कीम में, कैसे आपको यूनिट्स लेनी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ये किया जाता है SID में। आप ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है, BSE का प्लेटफॉर्म है, NSE का प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट फिजिकल फॉर्म भर के म्यूचुअल फंड कंपनी को दे सकते हैं, चेक उसके साथ दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं। और अगर आप अपनी यूनिट्स डीमैट में चाहते हैं तो उस फॉर्म पे आप अपना डीमैट नंबर लिख के भी दे सकते हैं। आपकी यूनिट्स इलेक्ट्रॉनिकली डीमैट में आ जाएंगी, आप अपनी डीमैट में उन यूनिट्स को देख पाएंगे। सो आज एक इन्वेस्टर के पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्कीम से रिलेटेड है और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको SID में मिलेगी, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मिलेगी। जब हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, कौन, ये हमने देख लिया। कहाँ, किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है हमने ये समझ लिया, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है ये भी देख लिया। लेकिन किस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट होगा, किस NAV पे होगा, जो हमारे प्राइस हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइस, परचेज प्राइस एंड रीपर्चेज प्राइस। द प्राइस एट विच इन्वेस्टर्स कैन परचेज एंड रिडीम यूनिट्स। सो बेसिकली परचेज प्राइस वो है जिस प्राइस पे आप यूनिट्स, जिस NAV पे आप अपनी यूनिट्स ले रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फंड की 100 रुपये की NAV है और आपने 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, सो यूल गेट 10 यूनिट्स। और रीपर्चेज प्राइस में जिस प्राइस पे आप रिडीम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रीपर्चेज प्राइस। लोड स्ट्रक्चर, आपने स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन आपको लोड स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए कि एग्जिट लोड कितना लगेगा। जनरली मोस्ट ऑफ द इक्विटी स्कीम्स में 1% का एग्जिट लोड होता है इफ़ यू रिडीम योर यूनिट्स विद इन 1 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। कुछ इक्विटी स्कीम्स में ये डिफरेंट भी है। सो यू हैव टू लुक आफ्टर व्हाट इज़ द एग्जिट लोड। सो आपको ये पढ़ के पहले ही पता चल जाएगा कि एक स्कीम में एग्जिट लोड कितना है, कितने महीने तक आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। प्लान्स एंड अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द स्कीम। सो जनरली देयर आर मैनी ऑप्शंस जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रोथ ऑप्शन है, डिविडेंड ऑप्शन है, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन है एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। फीस, एक्सपेंस एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सारी की सारी जो भी आपकी फ़ीस है, फंड मैनेजमेंट फ़ीस है, मार्केटिंग फ़ीस है या कंपनी के और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, ये सारी की सारी फ़ीस भी आपकी मेंशन रहेगी SID में, क्योंकि ये स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन, इसमें आपको पता चल जाएगा कि जितने भी खर्चे हैं स्कीम के, वो सारे के सारे यहाँ मेंशन होंगे। सो कहने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें से कितना खर्चे में जा रहा है। तो ये तो थी SID, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं हम SAI की, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिव्स अस दी detailed information about AMC, about custodian, about registrar and transfer agents, about sponsors, their addresses, directors, their addresses, trust deed, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी आपको SAI में मिलेगी। कंटेंट्स ऑफ SAI की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, हाउ टू अप्लाई, राइट ऑफ यूनिट होल्डर्स, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स, लीगल, जनरल इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टर ग्रीवियंस, ये सारा का सारा SAI का पार्ट है। अब बात करते हैं की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की। वैसे तो एक इन्वेस्टर को चाहिए या इन्वेस्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो दोनों डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़े, बट कभी कभी ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हो सकता है बहुत बड़े हों या बहुत ज़्यादा पेजेस में हों। सो इतना एक इन्वेस्टर के लिए इतना टाइम जुटा पाना या उतने उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इन दोनों फॉर्मेट्स की एक समरी होती है जिसको हम किम के नाम से जानते हैं, की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। सो एज द नेम इज सजेस्टिंग, की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, इसमें दोनों SID और SAI की दोनों इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी।
कुछ SAI में से मिलेंगी, कुछ SID में से मिलेंगी। जो भी स्कीम रिलेटेड इम्पोर्टेंट आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें डाली गई है। और एक बात और, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है दैट इज़ अटैच्ड विद किम। सो कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाता है। देखिए, हम ये जो इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं या वीडियोस बनाने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि आपको NISM का एग्ज़ाम क्लियर कराया जाए, उन पॉइंट्स को टच करते हुए जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार आते रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि जो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका किस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होता है, तो वो किम के साथ अटैच है। अब बात करते हैं किम की। तो जैसा कि हम देख रहे थे, किम दोनों की समरी है। कुछ आइटम देखते हैं जो किम में आ सकते हैं। सम ऑफ द की आइटम्स कंटेन्ड इन द किम आर नेम ऑफ द AMC, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर एंड स्कीम, dates of issue opening, issue closing and reopening for sale and repurchase, investment objective, asset allocation pattern of the scheme, the risk profiling of the scheme, plans and options, benchmark index, dividend policy, performance of scheme and benchmark over last 1 year, 3 year, 5 year and since inception, expenses of the scheme, and information regarding registration of the investor grievances. सो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको किम में मिलेगी। सो सिर्फ एक किम को पढ़ के भी आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन, किम की इन्फॉर्मेशन पढ़ के आपको ये पता चल सकता है कि कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना रिस्क है उसमें, क्या एसेट एलोकेशन है, कौन फंड मैनेजर है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप जुटा सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कि जब हम बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन कीप्स ऑन चेंजिंग, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन कभी भी चेंज हो सकती है। सो इस चेंज इन इन्फॉर्मेशन के लिए हमें अगेन हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट्स को भी अपडेट करना पड़ेगा। सेबी ने बहुत क्लियरली बोला है कि कब कब हम इन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, या कोई भी फंडामेंटल चेंज हुआ है किसी भी स्कीम में या कोई भी और चेंज हुआ है, उसको हम कैसे हमारे जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हमें चेंज करके दिखाना है। सो कब कब दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो अब हम देखते हैं। अपडेशन ऑफ सिड या अपडेशन ऑफ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फॉर द ओपन एंडेड स्कीम्स, द SID शैल बी अपडेटेड विद इन नेक्स्ट 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्कीम्स वर लॉन्च्ड। क्लियरली बताया गया है कि जिस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में स्कीम लॉन्च हुई है, सो विद इन द नेक्स्ट 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज, वो अब हम आगे देखते हैं। एन एडेंडम टू द एग्जिस्टिंग SID शैल बी इशूड एंड डिस्प्लेड ऑन द AMC वेबसाइट। SID shall be revised and updated immediately after completion of the duration of exit option. Public issue shall be given in the respect of such changes in one English daily newspaper. Updation of SAI. अब हम updation of statement of additional information की बात करते हैं कि SAI कब हमें update करना है। So regular update has to be done by the end of the 3 months of every financial year. हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर जैसे ही पूरा होगा फाइनेंशियल ईयर, उसके विद इन 3 months हमें SAI को अपडेट करना है। मटेरियल चेंजेस हैव टू बी अपडेटेड ऑन ऑनगोइंग बेसिस एंड अपलोडेड ऑन द वेबसाइट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड NMFI। अब अपडेशन ऑफ किम की बारी आती है। किम शैल बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस इन हाफ ईयर विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव हाफ ईयर बेस्ड ऑन द रेलिवेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन एज द एंड ऑफ September एंड March शैल बी फाइल्ड विद SEBI forthwith थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ओनली। सो किम क्या है? किम शैल बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस इन हाफ ईयर। सो हर 6 महीने में किम को अपडेट करना है। अब बात करते हैं कुछ और डिस्क्लोजर्स के बारे में। वो कौन कौन से और डिस्क्लोजर्स हैं या मैंडेटरी चीज़ें हैं जो सेबी ने बोला है कि ये भी आपके ऑफर डॉक्यूमेंट्स का पार्ट होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर। आपको स्कीम के पोर्टफोलियोज़, जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है आपकी, जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसके जो पोर्टफोलियोज़ हैं, चाहे वो इक्विटी स्कीम है या डेट स्कीम है या हाइब्रिड स्कीम है, उन पोर्टफोलियोज़ को कब पब्लिश करना है। बहुत ही क्लियरली सेबी ने ये बोला है कि पोर्टफोलियोज़ हाफ ईयरली पब्लिश होंगे। हर 6 महीने में आपको पोर्टफोलियोज़ पब्लिश करने हैं। आपको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना है, एमफी की वेबसाइट पे डालना है। आपने जो भी सिक्योरिटीज़ हेल्ड की है पोर्टफोलियो में, उनके बारे में आपको बताना। फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोजर। कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, कंपनी की जो बैलेंस शीट है, कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, ये भी आपके इन ऑफर डॉक्यूमेंट्स का पार्ट होना चाहिए।
और एक इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर में भी इनको आपको पब्लिश कराना पड़ेगा। तो सेबी ने यहाँ भी एक बहुत क्लियरली बोला है कि दे हैव टू बी पब्लिश्ड ऑन एन इंग्लिश न्यूज़पेपर और एन हिंदी न्यूज़पेपर, और आपके ऑफर डॉक्यूमेंट्स में भी इनको डालना बहुत ज़रूरी है। ये तो थे सारे के सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी हैं एक एएमसी को पब्लिश करना। एएमसी को एक इन्वेस्टर के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है देना। क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो मैंडेटरी नहीं हैं? आइए उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझते हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और क्या पता ये क्वेश्चन भी आ जाए। 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाए, इसमें से कौन सा मैंडेटरी है और कौन सा मैंडेटरी नहीं है, तो इस पे हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर इज फंड्स फैक्ट शीट। सो एवरी म्यूचुअल फंड, लगभग सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज अपनी फैक्ट शीट्स निकालती हैं और लगभग मंथली निकालती हैं। सो मंथली फैक्ट शीट्स जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भी होगी, आपकी एसएआई भी होगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक फंड फैक्ट शीट में मिल जाती है। इवन पोर्टफोलियोज भी मिल जाते हैं। एक इक्विटी स्कीम है, उनका बेंचमार्किंग से लेके उनका एसेट एलोकेशन पैटर्न तक, उसके बारे में फंड मैनेजर का नाम और टेक्निकल चीज़ें जैसे शार्प रेशो क्या है, बीटा क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप उसमें देख सकते हैं। पूरा का पूरा एक आपको एक तरीके से फैक्ट शीट देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। सारा फंड्स के बारे में जितनी भी डिटेल्स अवेलेबल है, टेक्निकल प्लस नॉर्मल प्लस ऑल द फंडामेंटल्स, सो और विद द मार्केट व्यूज़, वो सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिलेगी। ये फंड फैक्ट शीट्स देख के आप बहुत हद तक अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। ये जितने भी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हैं इनके बारे में हमने देखा, इनके अपडेशन के बारे में हम देखा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इनमें आपसे आ सकती हैं, कौन कौन से कंटेंट इनमें आ सकते हैं, वो हमने देखा। अगर आपको डिटेल में कोई भी टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो पे समझा सकते हैं और अलग से भी हम आपको ना समझा सकते हैं। सो आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं चैप्टर नंबर 5 में जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज़ रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सो ये कौन से डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है? स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ट्रस्ट डीड एंड की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड फंड फैक्ट शीट, या स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हमने सीखा, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, SID एंड SAI, दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स जो एक इन्वेस्टर को देखना या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर इज D, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। Question number 2, which of the following statement is true with respect to the scheme information document and statement of additional information? These two documents are prepared in the format prescribed by Association of Mutual Funds in India. These two documents are prepared in the format prescribed by Association of Mutual Funds India as part of AMFI's best practice. These two documents are prepared in format prescribed by the Securities and Exchange Board of India, and each asset management company is free to prepare these documents in the format they desire. बहुत ही क्लियरली NISM की बुक में ये मेंशन किया गया है कि these documents have to be prepared in the format prescribed by SEBI. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो फॉर्मेट दिया है सिर्फ उसी में इन डॉक्यूमेंट्स को बनाया जाएगा, उसी फॉर्मेट में इन्वेस्टर को दिखाया जाएगा। हाउ ऑफन शुड द की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बी अपडेटेड? एटलीस्ट once a month, at least once every 6 months, at least once a year, to be updated after it is issued once. So इसका आंसर है at least once every 6 months. So किम को हर 6 महीने में हमें अपडेट करना पड़ता है। As per the SEBI guidelines, how often should the mutual fund schemes portfolio be published? Monthly, half yearly, annually, never. ये भी हमने देखा कि half yearly, according to the SEBI, mutual fund schemes के portfolio should be published. तो आंसर is B, half yearly. Which amongst the following is not a statutory document? A, funds fact sheet, B, statement of additional information, C, scheme information document, या D, key information memorandum. So जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, statement of additional information, scheme information document and key information memorandum, these are the statutory documents, but fund fact sheet is not a statutory document, so इसका आंसर है A, funds fact sheet. So guys, ये तो था चैप्टर 5. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी अब तक हमने वीडियो बनाई हैं, बाकी वीडियोस देखने के लिए भी आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी टॉपिक जिस पे आपको वीडियो हमसे चाहिए या NISM से रिलेटेड हमें कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।